क्लास 8 में इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हम कर रहे थे। टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa, यानी कि अपोजिट भी, in such a manner that the product of their corresponding values remains constant, कि उनका जो प्रोडक्ट है, the product of both the quantities always remains constant. Then x and y are said to vary inversely. In this case, if y1, y2 are the values of y corresponding to values x1, x2 of x, then x1, y1 is equal to x2, y2 is a constant. Or we can say in this form also x1 upon x2, taking this to right hand side y1, तो y2 upon y1. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पहला, एक टेलीविजन शो है। टेलीविजन शो में प्राइज मनी है 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपए की प्राइज मनी है, जो कि इक्वली डिवाइड हो रही है विनर्स के बीच में। अगर एक ही विनर हुआ तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो आप खुद देखिए, 1 into 1 लाख, एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ विनर्स की, दूसरी क्वांटिटी है प्राइस फॉर ईच विनर। तो इनका प्रोडक्ट आपके पास देखिए 1 लाख आया। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 विनर्स हो जाते हैं आपके, तो नंबर ऑफ विनर्स 2 और हर किसी को इक्वल शेयर मिलना है, तो 50,000 प्रत्येक को मिला। तो देखिए फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 लाख आया। तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये x7 है। सिमिलरली यहाँ पर ये y3, y4, y5, y6 एंड y7 है। तो हमें ये क्या चीज समझ में आ रही है, हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हर बार इनवर्स प्रोपोर्शन में हर बार दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट 1 लाख है। तो इस तरह से आप इसको सॉरी 50 ना, तो 4 into y3 भी 1 लाख होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y3 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो उस केस में 25,000 हर किसी को मिलेगा शेयर, 25,000 रुपीज का शेयर मिलेगा। 5 हो जाएंगे तो 20,000 मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लाइक दिस। तो इसी तरह से 5 into y4, 5 क्या है, ये x4 है ना, x4 y4, 5 y4 इज इक्वल टू 1 लाख। इसी तरह से 8 y5 इज इक्वल टू 1 लाख। इसी तरह से 10 into y6 विल बी इक्वल टू 1 लाख, 10 into y6 will be equal to 1 lakh. Similarly, 20 into y7 is equal to 1 lakh. तो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है कि दो क्वांटिटीज x और y अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आएगा। अगर इनकी वैल्यूज x1 y1 और x2 y2 इस तरह से हों, तो x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 and so on like this. ये सारी प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जो कि एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, 1 लाख रुपए है। ठीक हो गया। तो यहाँ से y4 क्या आ जाएगा, 20,000। y5 क्या आ जाएगा, देखो तो जरा, 1 लाख को 8 से डिवाइड करो, 12,500, बिल्कुल ठीक, 12,500 आएगा रुपीस चल रहा है। 10 होगा तो प्रत्येक का शेयर आपके पास 10,000 आ जाएगा। और विनर्स आर गेटिंग इक्वल शेयर, तो 10,000 ईच, 10,000 ईच, इस तरह से, है ना। y7 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5,000 ईच। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आपने ध्यान देना होगा कि एक के इंक्रीज में दूसरा डिक्रीज हो रहा है। देखिए, अगर आप जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो शेयर ऑफ ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग, है ना, शेयर ऑफ ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें किस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। नंबर ऑफ वर्क, अगर एक काम को 4 लोग कर रहे हैं, सपोज
4 persons are doing a job in 2 days. नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा दीजिए, अगर मैंने 8 पर्सन कर दिए तो उस काम को वो एक दिन में पूरा कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज टू कंप्लीट, इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ डेज कंप्लीटिंग द वर्क विल बी डिक्रीज्ड, है ना। तो एक के इंक्रीमेंट में दूसरे का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन, तो यहां पर देखिए आप स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे तो आप देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। ऐसा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला एग्जांपल है ये। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये तो डायरेक्ट का एग्जांपल है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। जितना ज्यादा फील्ड उतना ही ज्यादा क्रॉप की कल्टीवेशन होगी। जितना बड़ा फील्ड A2 इज ग्रेटर देन A1, तो वैसी हार्वेस्ट भी बढ़ेगी। हार्वेस्ट ऑफ सेकेंड वन विल बी इंक्रीजिंग। फील्ड बड़ा हो जाएगा तो हार्वेस्ट यानी कि खेती भी बहुत ज्यादा होगी, कल्टीवेटेड लैंड भी ज्यादा होगी। तो ये भी डायरेक्ट एग्जांपल, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। देखो अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीजेज, टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड, टाइम टेकन डिक्रीजेज, टाइम टेकन डिक्रीजेज। इसका एग्जांपल आप कोई भी बना लीजिए कि मान लीजिए स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं और टाइम हम सपोज हम यहाँ आवर्स में लिख रहे हैं, तो अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कि 2 घंटे में पहुंचा देती है, ठीक है। अगर आप स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, डबल कर देंगे, तो टाइम आधा हो जाएगा, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम टेकन इज रिड्यूसिंग, कम हो जा रहा है। तो ये क्या है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। वेरेज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, इस एग्जांपल को बड़ी आसानी से हम एक एग्जांपल से कर सकते हैं कि मान लीजिए आप स्कूल में देखते होंगे बेंच पर, एक बेंच पर 2 लोग बैठते हैं, एक बेंच पर 2 लोग बैठते हैं, तो क्या होता है, दोनों को आधा आधा शेयर मिल जाता है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन, देखो एरिया ऑफ द कंट्री तो घटेगा ही नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो मान लीजिए अगर मैंने ये कहा कि अब इस बेंच पर 4 लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, अब हर किसी को कितना मिला लैंड, 1/4 पार्ट ऑफ लैंड मिला। तो इसी को आप समझिए ऐसे कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन भी क्या होगा, घट जाएगी। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे ये पूरा कंट्री का एरिया हो गया, मान लीजिए ये बेंच जो है आपका कंट्री का एरिया, उसमें 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 1/4 ईच को शेयर मिला। अगर अगर क्या हो जाए इसमें अब 8 पार्ट हो जाए, तो उस केस में हर किसी को 1/8 मिलने वाला है। अब तो देखो आप, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो एरिया पर पर्सन डिक्रीज होता चला गया। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हील दिया हुआ है यहाँ पर, तो रहमान इज मेकिंग व्हील यूजिंग स्पोक्स, स्पोक्स मीन्स तीलियां। ही wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Pair of consecutive spokes are equal.
क्या कहने का मतलब है, जैसे यहीं पर दिख रहा है, अगर 4 स्पोक्स बनाए उसने, नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हुए, तो ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। तो हर कोई एंगल क्या है आपका, 4 इक्वल स्पेसिस पे लगाए हैं तो ये 90-90 हो जाएंगे सब, है ना। पाई चार्ट में भी आपने देखा हुआ है इस तरह से। अगर 6 स्पोक्स हो जाते हैं तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स डिक्रीजेस, हर एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। 360 डिवाइड बाय 6, 1 2 3 4 5 6। अगर 8 हुआ, अगर 8 हुआ तो ईच एंगल कितने का हो जाएगा, ईच एंगल विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। तो कितना आ गया देखो आप, 45 डिग्री आ गया, है ना। 45 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते चले गए तो एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स डिक्रीजेस। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक्स। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स in inverse proportion? So the answer is yes. Calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. So simply it will be 360 degree divided by 15. Complete angle, ये complete angle है, उसमें आप कितने डिवीजन, कितने इक्वल डिवीजन सेक्टर्स बन गए, 15 सेक्टर बन गए। तो हर किसी का सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा, 15 टू जा 30, तो 15 4 जा 36, तो 24 डिग्री का एंगल होगा। How many spokes would be needed if angle between pair of consecutive spokes is 40 degree? तो कितने स्पोक्स होंगे, 340 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, तो 9 स्पोक्स मिलेंगे आपको, है ना। तो इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट, सपोज इसको मैंने y3 कह दिया, इसको y4 कह दिया, इसको y5 कह दिया। दिस वन इज x3 x4 x5, दिस वन इज x1, this one is x2, this one is y1, this one is x1, this one is y1। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन, यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x, ठीक है ना, ये तो आ रहा है x3 अपॉन y3, ये तो आया इनवर्स प्रोपोर्शन में रिलेशन। सही लिख रहा हूं बेटा मैंने कुछ गलत लिखा है शायद, मैंने लिखना ऐसे था ना, तो कि x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3, है ना। प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 360 डिग्री आ रहा है ना। अगर ये कहता है 15 हो तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर कितने एंगल होगा, अगर यहाँ पर x6 कहें और यहाँ पर y6 यानी कि 40 डिग्री दिया है कंसेक्यूटिव स्पोक्स का, तो ये टेबल ऐसे बन जाती है। तो हर बार क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट क्या आ रहा है, वो 360 डिग्री आ रहा है, हर बार ये 360 डिग्री आ रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को बेटा? ओके, यस सर। ठीक है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में अंतर क्या है। अंतर यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन वाई कांस्टेंट होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम ऐसे कहें x1 y1 और x2 y2 वैल्यूज हैं उनकी, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यहाँ पर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, एक और फॉर्म है इनका, एक और फॉर्म हमने सीखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, और इसका एक फॉर्म यहाँ हमने डिवीजन का भी सीखा है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो यहाँ पर देखिए x1 अपॉन x2 है तो ये इसका अपोजिट होगा, 2 अपॉन 1 वाला आएगा, सफिक्स पर ध्यान दीजिए। ठीक हो गया, तो इनमें से कोई भी तरीके से आप क्वेश्चन को करना है, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि केवल आप देख लीजिए दोनों क्वांटिटीज का, क्या दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम आ रहा है
या डिवीजन या रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो सेम आ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है हर बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये अंतर है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, उसको उसमें जो मिठाई थी वो मिठाई 24 बच्चों में बांट दी गई। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और ईच गेट्स और शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट या चिल्ड्रन जो भी है, कि जब 24 स्टूडेंट्स थे, बच्चों 24 चिल्ड्रन थे, तो हर किसी को मिला 5 स्वीट्स, हर किसी को 5 स्वीट्स मिले। अब ये कहता है अगर चिल्ड्रन की संख्या, बच्चों की संख्या अगर 4 कम कर दी जाए यानी कि 20 हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चों की संख्या, चिल्ड्रन का नंबर कम कर दिया, चिल्ड्रन का नंबर अगर मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर किसी को ज्यादा शेयर मिलेगा कि कम शेयर मिलेगा? ज्यादा ही, सबको ज्यादा ही मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये क्या है कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन द शेयर ऑफ ईच पर्सन, then the share of each person is decreasing, so that means यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटाया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटाया, देखिए मैंने एरो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो शेयर हर किसी को ज्यादा मिलेगा। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, यहां पर लिखिए यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ 6 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना, 5 गुना 24 120, 20 गुना क्या 6 ऑलरेडी भी बन जा रहा है ना। तो आपका जहां पर एरो एंड हो रहा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखिए 5 4 जा 24 से ये 6 टाइम्स कटा 24, तो x2 इज इक्वल टू 6 स्वीट्स पर चाइल्ड, हर बच्चे को 6 मिठाइयां मिली। ठीक हो गया। ये ऐसे होता है ना, जब मॉर्निंग, जब हमको ब्रेक में स्नैक्स मिलता है, तो ये वाली बात समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा, यानी कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आपको मिल जाएगा ना, देखो आप 5 इंटू 24 इज इक्वल टू x2 इंटू 20, ये क्या है, ये कांस्टेंट 20 है, 120 है। ठीक है ना, तो x2 इज इक्वल टू 5 इंटू 24 अपॉन 20। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो, जो आपकी मर्जी हो वैसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days, 6 दिन तक के लिए उसके पास चारा है उपलब्ध। How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब क्या देखिए, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, यही बात तो हो रही है। नंबर ऑफ एनिमल्स 20 हैं, तो उनको 6 दिन के लिए चारा उपलब्ध है, उनको फीड कर सकता है। अगर ये कहता है कि 10 मोर एनिमल्स, 10 और एनिमल आ जाए कैटल में, तो यानी कि 30 हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ एनिमल्स अगर इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है कम दिन में खत्म हो जाएगा ना वो खाना, वो जो चारा है, जो फॉडर है वो कम दिन में खत्म। तो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल। तो आप बता सकते हैं, ओरली भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। 4 days, 4 डेज बिल्कुल ठीक है ना, 4 डेज
तो जहां एरो जा रहा है उसको मैंने नीचे रखा हुआ है। 6 5 30, 5 4 से उसको डिनोमिनेटर में रखा है। कहने का मतलब ये है जहां एरो एंड होता है। x2 = 4 डेज, 4 दिन में। ठीक है ना, बस इतना सही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये अंदाजा लगाया, ये एस्टिमेट निकाला कि 3% जो है, 3% कुड रिवायर, तो वायरिंग करनी है 4 दिन में। 3 लोग 4 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं उस काम को। अगर 4% की जगह, इफ ही यूजेस 4% इंस्टेड ऑफ 3, अगर 3% की जगह 4% यूज करता है तो उस केस में ये काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क और नंबर ऑफ पर्सन्स के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन का है। देखिए, अगर 3 लोग 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, अगर 4% लगा दिए जाएं तो कम समय में वो काम पूरा हो जाएगा। तो आंसर आपको ओरली बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आया सर 3 आया। 3 डेज में हो जाएगा। बस कीजिए इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने कह दिया कि x2/4 = 3/4, तो x = 3 डेज। ठीक हो गया। तो क्या हो रहा है, देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। 4 3 12, तो यहाँ 3 ही आएगा, है ना। 3 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। ओके, बैच ऑफ बॉटल्स, असल में बैच कहा जाता है, जैसे ना, अब बैच ऑफ बॉटल्स जो इसका कलेक्टिव नाउन है, बैच ऑफ बॉटल्स। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each. ठीक है, जैसे कि ये कि ऐसे 25 बॉक्सेस को बनाया गया। पैकिंग कैसी की गई कि हर बॉक्स में 12 बॉटल्स है। अगर ये कहता है कि 1 2 3 4 अगर 20 हर बैच में, अगर हर बैच में 20 बॉटल्स एक बॉक्स में रखे जाए तो कितने बॉक्सेस में भर जाएगा ये सारा। तो एक चीज याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पर जो बनी है वो क्या है, 25 × 12। नंबर ऑफ बॉटल्स चेंज नहीं हुई है, दैट इज अ कांस्टेंट। सर 15 बोतल। 15 बॉटल, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ बॉक्सेस और बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ बॉक्स। ठीक है ना। तो 25 बॉक्सेस अगर हैं तो उसमें 12 बॉटल्स एक बॉक्स में आ रही हैं। अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कम संख्या में, है ना। नंबर ऑफ बॉटल्स फिक्स रही यहाँ पर 25 × 2 है टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। By inverse proportion you can find out the answer very easily. तो x2 = 12 × 25/20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 24, 3 जा 12, तो 15, जैसा अभी सौरभ ने भी कहा 15 बॉक्सेस। तो ऐसे 15 बॉक्सेस में भर जाएंगे सारी बॉटल्स।